ये आदमी अपनी मरी हुई वाइफ को वापस लाने के लिए किसी दूसरे डायमेंशन का रास्ता खोलता है। इनफैक्ट उसने तो एक प्राचीन आइलैंड भी ढूंढ लिया था जहाँ ये पॉसिबल है, लेकिन इन चीजों की वजह से इतनी काली शक्तियां जिंदा हो जाएंगी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है क्वीन हिमुको के बारे में बताते हुए, जो एक समय पर पूरी दुनिया पे रूल किया करती थी। कहा जाता था कि क्वीन हिमुको के पास इतनी काली शक्तियां थी कि वो रियलिटी को ही पूरी तरीके से चेंज कर सकती हैं। समय के साथ खेलना या फिर टाइम ट्रेवल करना, ये सारी चीजें वो बड़ी आसानी से कर लेती और इन्हीं काली शक्तियों की मदद से उन्होंने पूरी सत्ता स्थापित की होती है। लेकिन समय के साथ साथ उनका एग्जिस्टेंस खत्म होने लगा। लेकिन अभी लोगों का यही मानना है कि भले ही आधुनिक समय आने के बावजूद भी क्वीन हिमुको और उसकी पूरी काली शक्तियां एक आइलैंड पर छुपी हुई हैं। हमें तो रिचर्ड नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में भी बताया जाता है जो इन चीजों पर रिसर्च करते हुए गायब हो गया था। अब हमें कुछ समय बाद रिचर्ड की बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम एना था। एना तो रिंग के अंदर फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी जिसमें कि उसका ओपोनेंट उसे काफी टक्कर देता है। लेकिन एना कॉम्बैट फाइटिंग और कई सारी चीजों में बहुत ही अच्छी थी। वो अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म करके पार्ट टाइम जॉब करने चली जाती है। अब एना सीधा वहाँ से पहुंचती है अपने सारे दोस्तों के पास जो कि चिल कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वो किसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा प्राइस पूल मौजूद है। एना के पूछने पर उन्होंने कहा कि एक ऐसी फॉक्स रेस होती है जिसमें कि साइकिलिंग की जाती थी और जो मेंबर पार्टिसिपेट करेगा उसे कई सारे फॉक्स पकड़ने की कोशिश करेंगे। साइकिल पर पेंट लगा होगा जिससे कि वो फॉलो कर सके और अगर वो पेंट खत्म होने से पहले किसी के पकड़ में नहीं आई तो वो चैलेंज जीत जाएगी। इससे बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। अब उन सभी को पता था कि एना बहुत ही अच्छी साइकिलिंग करती है, तो इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करने लगे कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। कुछ समय बाद एना भी इस बात के लिए राजी हो गई थी। तो अब होना क्या था, वो चल पड़ी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। चैलेंज अब चालू भी हो चुका था जिसमें कि एना आगे निकल गई साइकिलिंग करते हुए और उसके साइकिल पर वो कलर गिरते जा रहा था। कई सारे फॉक्स लगातार उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एना की स्पीड उनसे बहुत ही ज्यादा थी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली गई और उनसे बचने के लिए एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक ट्राई करके एना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना अनबीटेबल थी। उसने अपनी साइकिलिंग की ऐसी स्किल्स दिखाई जिससे कई लोग तो नीचे गिर जाते थे। गार्डन के रास्ते से भी कई लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, पर एना उन्हें भी चकमा देकर मेन रोड पर आ गई। अचानक अब एना की नजर एक आदमी के ऊपर जाती है। वो सेम टू सेम उसके फादर रिचर्ड जैसे लग रहे थे जो 5 साल पहले गायब हो चुके हैं। एना का उसी मोमेंट पर ध्यान भटक गया और उसकी साइकिल जाकर पुलिस की कार से टकरा जाती है। कोइंसिडेंट देखो कि उसे टकराना था तो पुलिस वालों की कार के साथ ही। सभी पुलिस वाले अब एना को पकड़कर अपनी हिरासत में ले लेते हैं। थोड़ी ही देर में एना के फादर की सेक्रेटरी जिसका नाम लारा था वो वहाँ पहुंच जाती है। लारा तो अभी भी एना को बता रही थी कि तुम्हारे फादर भले से गायब हो चुके हैं, लेकिन उनकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तुम्हें सिर्फ उन्हें क्लेम करना है और ये डिक्लेयर करना है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी उनकी प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन एना अपने फादर से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। वो समझ ही नहीं सकती कि इस तरीके से उसके फादर कहाँ गायब हो गए और वो जिंदा भी है कि नहीं उसे अंदाजा ही नहीं था। इसीलिए एना अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी को एकदम से ठुकरा देती है। लेकिन इस जगह पर एना को अपने फादर का एक विजन आता है। जब एना छोटी हुआ करती थी तो रिचर्ड ने उसे एक लॉकेट दिया था। ये लॉकेट बहुत ही प्रीशियस होता है और उन्होंने इस लॉकेट के बारे में प्रॉपर्टी ये बताई कि अगर तुम इसे लेकर किसी पर्सन के बारे में याद करोगे तो लॉकेट की पावर दूसरे पर्सन को ये एहसास दिलाएगी कि तुम उनके बारे में सोच रही हो। और अभी भी उसके फादर द्वारा दिया गया ये लॉकेट एना के पास होता है। एना कहीं न कहीं अपने फादर से बहुत प्यार भी करती थी, इसीलिए अब उनकी सेक्रेटरी के समझाने के बाद वो कंपनी में चली जाती है उन सारी चीजों को क्लेम करने के लिए। उसे एक पेपर पे सिग्नेचर करना होगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि उसके फादर मर चुके हैं और उसकी बची हुई सारी प्रॉपर्टी और पैसे एना के नाम हो जाएंगी। उस जगह पर तो एना के फादर का लॉयर भी मौजूद था जो साइन करने से पहले एना को उसके फादर रिचर्ड का एक ऑब्जेक्ट देता है। यह आखिरी निशानी उन्होंने अपनी बेटी के लिए रखी थी। लॉयर ने जब उस एंशिएंट ऑब्जेक्ट को एना को प्रोवाइड किया तो एना उसे सॉल्व करने लगी, क्योंकि वो एक पजल होता है और उसके बीचों बीच कोई चीज छुपा कर रखी जाती थी। उसकी एक चाबी भी होती है जिसकी मदद से एना उसे खोलने में भी कामयाब हो गई और उसे बीचों बीच एक पेपर का टुकड़ा मिलता है। पेपर में उसके फादर ने लिखा था कि मेरे फाइनल डेस्टिनेशन का पहला लेटर चेक करो। इसके ऊपर थोड़ा सोचने के बाद एना को पता चल गया कि फाइनल डेस्टिनेशन मींस कॉफिन, यानी जहां उसके फादर रिचर्ड के फ्यूनरल किए गए थे। एना बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस जगह पर चली जाती है और अपने फादर के कॉफिन को लोकेट करती है। यहाँ पर भले ही रिचर्ड की डेड बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन कई लोगों ने ये पहले ही बोल दिया था कि वो मर चुके हैं और उनका दिखाने के लिए फ्यूनरल भी कर दिया गया।
जैसे ही अब एना अपने फादर के फर्स्ट लेटर की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर एक बटन था। उस बटन को दबाने पर एक चाबी वाला सॉकेट आ जाता है। एना के पास पजल की तो होती ही है, तो वो उसकी मदद से ओपन करने लगी। लकीली वो काम कर जाता है और साइड में मौजूद एक दरवाजा ओपन हो गया था। देखने से लग रहा था कि ये कोई सीक्रेट एरिया है। एना के अंदर जाते ही वो एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि चारों तरफ एंशिएंट चीजें रखी गई थी, जैसे कि कोई हिडन रिसर्च सेंटर, और ये सब उसके फादर रिचर्ड का हुआ करता था। एना अपने फादर की हर एक चीजें उस जगह पर देख पा रही होती है, उनके नकली पासपोर्ट और बहुत सारी रिसर्च। थोड़ा वहां जाकर देखने पर उसे एक कैमरा भी मिल जाता है जिस पर प्ले मी लिखा हुआ था। ऑन करने पर एना नोटिस करती है कि उसके फादर की वीडियो चल रही है और उसके फादर शायद जानते थे कि उसकी बेटी ढूंढते हुए यहाँ आएगी जरूर। कैमरा में तो अब रिचर्ड ने बताना स्टार्ट किया कि जब उसकी मदर मर चुकी थी तो वो एकदम अकेला हो गया। इसीलिए रिचर्ड ने कुछ ऐसी चीजें पता की जिससे कि वो किसी दूसरे डायमेंशन में जाकर अपनी वाइफ को लेकर आ जाए। उसने कई साल इन चीजों में लगा दिए और आखिरकार उसे वो चीज मिल भी गई। रिचर्ड एक आइलैंड की बात कर रहा था जो कि हिमिको नाम के एक एंशिएंट लेजेंड का होता है। उस आइलैंड का नाम येमेटाई था, जहाँ जाने के बाद रिचर्ड कभी वापस ही नहीं लौटा। उस जगह पर एक बॉक्स भी रखा होता है जिस पर हिमिको लिखा था। एना खुद को रोक नहीं पाती उन चीजों को देखने से, तो वो तुरंत ही सारे ऑब्जेक्ट निकाल कर चेक करती है। उस जगह पर तो आइलैंड के मैप्स भी बने हुए थे जो कि रिचर्ड ने क्रिएट किए हैं। साथ ही साथ उन चीजों से ये भी प्रूफ हो जाता है कि रिचर्ड उसी आइलैंड पर गया है। एना के मन में थोड़ी सी खुशी होने लगी कि शायद हो सकता है कि उसके फादर वहीं मौजूद हो, लेकिन वहां पर जाना बहुत ही खतरनाक लग रहा था। अब तो एना ने भी अपने फादर रिचर्ड के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, यानी अब वो अपना मन बना लेती है कि वो उस आइलैंड पर जाएगी और अपने फादर के बारे में पता करेगी। एना ने अपने फादर के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किया था, यानी तब तक उसके फादर द्वारा छोड़ी गई चीजों पर उसका हक नहीं बनता। ऑब्वियस बात थी कि एना को ट्रैवलिंग के लिए पैसों की जरूरत है, तो उसने बचपन में अपने फादर द्वारा दिया गया वो एंशिएंट लॉकेट गिरवी रख दिया। उन्हीं पैसों से ट्रैवल करते हुए वो सीधा पहुंच जाती है हांगकांग। अपने फादर के लेटर्स के अंदर उसने एक नाम देखा था जो एक कैप्टन का होता है, यानी हो सकता है कि रिचर्ड अपने सफर पर उसी कैप्टन के साथ गया होगा। इसीलिए एना उसी नाम के आदमी को ढूंढने लगती है चारों तरफ। वो तो एक बंदरगाह के पास आ चुकी थी जहाँ कई सारी बोट्स और बड़ी बड़ी नाव होती हैं। हांगकांग तो इन्हीं चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लग्जरी लाइफ और याचिंग। अब यहाँ कैप्टन के बारे में कुछ पूछने के लिए वो वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करती है। वो तीन लोकल लड़के जब एना को कुछ बता रहे थे तब पता चला कि वो तीनों तो चोर हैं। उन्होंने एना का वो बैग छीन लिया और वहाँ से भागने लगे। एना बेचारी उन्हें पकड़ने के लिए जाती है क्योंकि सारे पैसे तो उसमें मौजूद हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। सबसे बेस्ट बात ये होती है कि एना चेजिंग में बहुत ज्यादा माहिर थी। वो काफी फुर्तीली होती है, जिससे कि जल्द से जल्द वो उन लड़कों के पीछे चली गई। लग रहा था कि एक समय पर वो लड़के उसके पैसे लेकर भाग जाएंगे, पर एना उस मेन लड़के को पकड़ लेती है और उसे चोक करने लगती है। बेचारे लड़के एक लड़की के सामने हार रहे थे। एना अपना बैग वापस तो ले लेती है, लेकिन वो तीनों लड़के अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एना तो एक बोट पर मौजूद थी और वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती, यानी कि अब वो भी फाइटिंग के लिए तैयार है। तीनों बदमाश लड़के जैसे ही आगे बढ़ते तभी उस बोट का पायलट गन लेकर आ जाता है। उसने फायर करके तीनों लड़कों को वहाँ से भगा दिया। एना जब उस आदमी की तरफ देखती है तो वो पायलट नीचे गिर गया। ऑब्वियस बात थी कि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक पी ली होती है। बोट के अंदर लेके जाने के बाद एना ने तुरंत ही उसे जगाया और वो तुरंत ही उस कैप्टन के बारे में पूछ लेती है। उस पायलट का नाम लियो था और कैप्टन का नाम सुनकर वो एकदम चौंक गया, क्योंकि वो तो उसके फादर होते हैं। एना तो यहाँ लियो को सारी बातें समझाने लगी कि मेरे फादर एक मिशन पर निकले थे कई साल पहले और वो कैप्टन के साथ ही आगे बढ़े होते हैं, पर वो वहां जाने के बाद मिसिंग है। लियो भी क्लियर करता है कि उसके फादर भी आज तक नहीं आए। तो अब यही समझा जा सकता था कि एना के फादर और लियो के फादर दोनों एक साथ ट्रेवल किए थे। वो एक साथ उस आइलैंड पर गए और वापस नहीं लौटे। तो अब ये क्लियर है कि उन दोनों को ही मिलकर इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने खोए हुए फादर के बारे में पता लगाना चाहिए। एना जब अपने फादर द्वारा बनाए गए मैप को ओपन करती है लियो को दिखाने के लिए, तो लियो उन चीजों को समझ गया था कि ये कहाँ मौजूद है। उसने तुरंत ही इस बात के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये डेड सी के बीचों बीच मौजूद आइलैंड है। वहां जाना मतलब मौत को चेतावनी देना। वैसे भी लियो अपने फादर के बारे में भूल चुका है, पर अब जैसे ही लियो अपने और अपने फादर की फोटोज देखता है तो उसके अंदर एक इमोशन जागने लगा, यानी कि वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। उसका भी मन है अपने फादर के बारे में पता लगाने के लिए।
अब हैना को पता चला कि लियो ने कल रात गैम्बलिंग में काफी सारे पैसे हार चुका है, तो इसीलिए वो उसकी मदद करती है और कुछ डॉलर्स प्रोवाइड कर देती है। यानी कि अब लियो को एना का साथ देना ही होगा। दोनों ही अब मैप के माध्यम से निकल पड़ते हैं उस आइलैंड की तरफ। होप सो उन दोनों को उनके फादर मिल जाए, लेकिन ये बात कंफर्म है कि उनका ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डार्क होने वाला है। हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम भी उनकी मदद करेंगे इस पूरी जर्नी में। रास्ते में एना अपने फादर द्वारा लिखे गए सारे आर्टिकल्स को पढ़ती रहती है कि उन्होंने रिसर्च क्या किया है। उन सारी चीजों में एना उस पजल को भी अपने साथ लेकर आती है जो शायद आगे चलकर काम में आए। रिचर्ड ने अपनी किताब में साफ लिखा था उस आइलैंड के बारे में कि किस तरीके से हिमिको नाम की वो एंशिएंट लेजेंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भले ही उसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया से खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी ताकतों का मिसयूज करना चाहते हैं, जबकि रिचर्ड तो सिर्फ उनकी पावर का यूज करके अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था। रिचर्ड ने बताया कि हिमिको नाम की वो खतरनाक वेपन बहुत ही बड़े दरवाजे के पीछे मौजूद है। भले ही कोई भी आइलैंड तक पहुंच गया, लेकिन हिमिको तक पहुंचने के लिए उन्हें कई स्टेजेस का सामना करना होगा। ये लेवल्स कोई आम लेवल नहीं थे, बल्कि इसके अंदर काली शक्तियों वाले शैतान से लेकर हर एक बड़े बड़े दानव होते हैं। इतनी खतरनाक चीजों से लड़ पाना इंसानों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीजों से पता नहीं क्यों एना को डर नहीं लग रहा था। उसमें इतनी हिम्मत जो आ गई थी इतनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जीते हुए। अब यहाँ इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए एना और लू आगे बढ़ने लगते हैं। रात का समय हो चुका था और सबसे डरावना मोमेंट आ जाता है पानी के बीचों बीच। यानी उनकी बोट डूबने वाली थी इतने बड़े तूफान की वजह से। पानी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होती हैं जो एक ही बार में उसकी बोट को नष्ट कर देंगी। एना और लू को कुछ करना होगा, नहीं तो उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कभी हम फंस जाएं तो सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि बोट की डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन से एकदम अपोजिट रखें। और दूसरी बात, कभी भी इंजन को बंद करके बोट को एक जगह पर खड़े नहीं रखना है। लगातार बोट को चलते देना ही सबसे बेस्ट काम होता है, क्योंकि अगर बोट स्टिल रहेगी तो बड़ी बड़ी लहरें उसका मोमेंटम बिगाड़ सकती हैं, जिसके बाद बोट तो सीधा पलट ही जाएगी। पर शायद ये सारी बातें लियो को पता नहीं थी और वो कहने लगा कि हमें कूदना होगा। बेचारी एना अब अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगी और अपने फादर की हर एक डायरी को ले लेती है, लेकिन शायद वो उस पजल को लेना भूल गई जो आगे जाकर काम आएगा। जल्द से जल्द बोट पूरी डूब जाती है और वो दोनों पानी से बाहर कूद गए थे। अब बोट तो नहीं रही, लेकिन एना लियो को ढूंढ रही होती है। वो पानी में कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। फिलहाल एना को तूफान से बचना था तो वो किनारे पर आ गई। पर जैसे ही एना उस जगह से आगे बढ़ती है तो वहाँ कुछ और रिसर्चर्स थे जिन्होंने उसे मारकर बेहोश कर दिया। यानी कि इस आइलैंड पर पहले से ही कुछ लोग आकर बैठे हुए हैं जिनका शायद मेन गोल वही होगा जो रिचर्ड चाहता था। ऑब्वियस बात होती है कि हिमिको की ताकतें किसे नहीं चाहिए। अगर ये डार्क मैजिक का रहस्य किसी के हाथों में आ गया तो वो तो अमर हो सकता है। थोड़े समय के बाद एना को होश आ रहा था। उसके सामने तो मिथाइस नाम का एक आदमी था जो कि एना का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मिथाइस ने तो ये भी बताया कि वो इस जगह पर अपनी पूरी टीम के साथ है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेगा। एना तुरंत ही अपने बैकपैक में चेक करती है तो उसके फादर की डायरी गायब थी, जो ऑब्वियसली मिथाइस ने ले ली होती है। यानी ऑब्वियसली अब उसका काम आसान हो गया है। चौंकाने वाली बात थी कि मिथाइस रिचर्ड को जानता था। उसने तो एना को ये भी बताया कि रिचर्ड ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। एना एकदम से चौंक गई क्योंकि अब तक वो सोच रही थी कि एटलीस्ट उसके फादर आइलैंड पर जिंदा होंगे, लेकिन मिथाइस तो बोल रहा था कि उसने फादर को मार दिया है। अब एना एकदम टेंशन में जैसे ही बाहर की तरफ निकलती है तो वहाँ कई सारे वर्कर्स थे। वो वर्कर्स तो बड़े बड़े माउंटेन तोड़ रहे होते हैं बॉम्ब्स की मदद से। पता नहीं उनकी कौन सी डीप रिसर्च चालू है। एना जब वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे बंदी बना लिया गया बाकियों की तरह। एना की नजर लियो के ऊपर भी गई जो बचकर यहाँ पर आ गया था और उसे भी एक वर्कर की तरह काम कराया जा रहा था। लियो और एना दोनों ही मजबूर थे और कुछ कर नहीं सकते। मिथाइस के पास अब रिचर्ड की डायरी मौजूद थी और वो उसे देखकर पूरा पता लगा लेता है कि हिमिको नाम का वो खजाना कहाँ पर मिलेगा। यानी इन सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो चीज एक खजाना है। तो अब बिना देरी किए वो अपनी पूरी टीम को उस जगह पर लेकर जाने लगता है। रास्ते में लियो और एना बात करते हैं कि ये सारे वर्कर्स अलग अलग टाइप के टेररिस्ट या फिर वो क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और शायद वो इस जगह पर इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि उन सभी से बचा जा सके। कई घंटों तक फॉरेस्ट में लगातार ट्रेवल करते हुए अब वो चट्टानी वाले इलाकों तक पहुंचते हैं और मिथाइस अंदाजा लगा रहा था कि यहीं से अंदर घुसने का रास्ता होगा। अब वहाँ मौजूद सारे वर्कर्स से काम कराया जा रहा था बहुत बुरी तरीके से। उनमें से एक बूढ़ा आदमी काफी घायल हो जाता है और काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे देखकर लियो और एना उसके पास जाने लगे। पर मिथाइस के बाकी सोल्जर्स उन्हें दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई वर्कर्स काम करने लायक नहीं रहेगा तो उसे मार दिया जाएगा। एना बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि उनकी हालत बहुत खराब है। तब उस मोमेंट पर एंट्री होती है मिथाइस की, जिसने तुरंत ही बिना सोचे उस आदमी को गोली मार दी। लियो और एना इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को मारने लगते हैं।
एना को अच्छा मौका मिला तो वो उस जगह से भागने लगी। कई लोग उसके ऊपर फायर कर रहे थे, बट लियो मदद करता है उन सभी का ध्यान गुमराह करने के लिए। मिथाइस भी लगातार शूट करते जा रहा था एना की तरफ, पर एना सीधा फॉरेस्ट वाले एरिया से भागते हुए एक लकड़ी के टुकड़े पर आ गई थी। ये टुकड़ा दो पहाड़ियों के बीच में जुड़ा हुआ था और नीचे की तरफ बहुत सारा पानी बह रहा होता है। एना बिना डरे आगे तो बढ़ती है, लेकिन मल्टीपल फायर करने की वजह से वो लकड़ी टूट गई। उतनी ऊंचाई से एना नीचे गिरती है और पानी में आगे बहने लगती है। अब ऐसे सिचुएशन में जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पानी का बहाव अगर लगातार तेज हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि थोड़ी देर में वाटरफॉल आने वाला है। होता भी ऐसा ही है और एना किसी चीज को होल्ड करने की कोशिश कर रही थी। लकीली वहाँ पर एक बहुत ही पुराना प्लेन का मलबा होता है जिससे वो पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है, बट बहुत ही ज्यादा पुराना होने के कारण उसकी विंग्स टूटने लगी। पानी का बहाव भी तेज हो चुका था, इसीलिए एना तुरंत ही बाकी वाले हिस्से पर कूद गई। उसका लक इतना ज्यादा बेकार होता है कि पूरी अब प्लेन ही ऊंचाई से नीचे गिरने लगी थी। एना जल्द से जल्द कुछ मदद की चीजें ढूंढ रही होती है और अच्छी बात हुई कि उसे एक पैराशूट मिल गया। पैराशूट खोलकर वो सेफली लैंडिंग तो करती है, लेकिन उसके पेट में एक टहनी घुस गई थी जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब एना को बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो किस जगह पर है, पर किसी ने अब तुरंत ही हमला कर दिया था एना के ऊपर और बाद में रिवील होता है कि ये मिथाइस का कोई आदमी है। उसने तुरंत ही एना को चोक करने की कोशिश की और मारने का भी ट्राई किया, पर एना 1-to-1 कॉम्बैट फाइटिंग में बहुत ज्यादा माहिर थी, इसीलिए तो वो पहले इतनी ज्यादा ट्रेनिंग लेती थी। बहुत बुरी तरीके से कुछ देर तक उनके बीच लड़ाई होती रही, लेकिन एंड में एना उस आदमी को चोक करते हुए दम घोटकर मार देती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी की जान लेगी, पर अपने सर्वाइवल के लिए इतना तो करना ही होगा। अचानक अब उसे पेड़ के पीछे कोई तो फिगर दिखाई दी। उसके बड़े बड़े बाल थे और वो दूसरी तरफ भागते हुए जा रहा था। एना तुरंत ही उसका पीछा करती है और देखती है कि वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। थोड़ा पास जाने पर वो एकदम चौंक गई, क्योंकि ये उसके फादर रिचर्ड थे। रिचर्ड ऊपर वाले हिस्से में जाकर एक गुफा में छुप जाता है। एना भी उस जगह पर पहुंची और कहने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ जो यहाँ पर आपको बचाने के लिए आई थी। शुरुआत में रिचर्ड उसके बातों पर भरोसा नहीं करता और बोलता है कि ये कोई सपना है, पर एना ने उसे सब कुछ भरोसा दिला दिया था। एना को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए रिचर्ड अपनी बेटी का इलाज भी करने लगा। एक फादर एंड डॉटर का प्यार देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद। सुबह होने के बाद पता चला कि रिचर्ड अपनी बियर्ड शेव कर रहा है। एना जाकर अपने फादर की मदद करने लगी वो करने के लिए। रिचर्ड ने ये साफ कह दिया कि तुम्हें छोड़ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मजबूरी के कारण ये करना पड़ा। वो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था इन सारी कथाओं को प्रूव करके, लेकिन रिचर्ड को जब से पता चला है कि मिथाइस और उसके सभी लोग इस जगह का गलत यूज करना चाहते हैं, तो वो इस आइलैंड से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। उसे किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा, क्योंकि हिमिको अगर एक बार ओपन हो गई तो शायद वो पूरी दुनिया को कर्स कर सकती है। आगे चलकर इतने खतरनाक हादसे होंगे जो आज तक कितने सालों में नहीं हुए। शायद हो सकता है कि इंसानियत भी डार्कनेस के अंदर चली जाए, लेकिन एना बार बार यही कह रही थी कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। भले ही मिथाइस के पास उसके द्वारा दी गई वो डायरी है, लेकिन ये बात क्लियर थी कि वो उनके बिना दरवाजे को ओपन नहीं कर पाएगा। मिथाइस तो एना पर इसीलिए गुस्सा होने लगा था क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी सारी रिसर्च को जला देगी, जिससे कि वो बाकियों के हाथ न लग सके, लेकिन एना ने ऐसा नहीं किया। एना तो उन सारी चीजों का यूज करके आज अपने फादर के पास पहुंच गई है। एना बार बार रिचर्ड को कह रही थी कि हमें अपने दोस्तों को बचाना चाहिए और वहां से निकलना चाहिए, लेकिन रिचर्ड अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था। एना को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके फादर तो बहुत बहादुर हुआ करते थे, पर शायद इस पूरी कंडीशन ने उन्हें चेंज कर दिया है। एना तो अब अपने फादर की मदद दिए बिना सीधा बो एंड एरो उठाती है और वहां से चली जाती है मिथाइस के कैंप की तरफ। लगातार फॉरेस्ट वाले रास्ते से ट्रेवल करते हुए वो उस टेंट में पहुंच गई जहां शायद वो मिथाइस पर हमला करेगी, लेकिन मिथाइस उस समय वहां मौजूद नहीं होता और उसे अपने साथियों से सिग्नल मिलता है कि उन्होंने कुछ लोकेट किया है, यानी कि हिमिको तक पहुंचने का दरवाजा उन्हें मिल चुका था, सिर्फ उसे ओपन करने की देरी है। एना वहां से ट्रेवल करते हुए सीधा वर्कर्स के पास पहुंचती है और लियो की नजर भी उस पर पड़ गई। एना के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसने किसी भी तरीके से उन सारे सैनिकों को मार दिया। वो सभी वर्कर्स को एक साथ होने के लिए कहती है और जितने वेपन्स वो ले सके वो ले ले, क्योंकि आगे चलकर शायद एक बड़ी जंग होने वाली है। सामने की तरफ जितने भी मिथाइस के सोल्जर्स आ रहे थे वो उन्हें खत्म करते जाते। एना और बाकी वर्कर्स के पास एक अच्छा मौका था वहां से निकलने का, पर हिमिको के दरवाजे की तरफ रिचर्ड बढ़ता चला जाता है। एना ने भी ये देखा और वो उनके पास आ गई, पर पता नहीं था कि उस जगह पर तो मिथाइस भी पहुंच चुका है। मिथाइस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस दरवाजे के पैटर्न को ठीक नहीं कर पा रहा है जिससे ये खुल सके, इसीलिए उसने रिचर्ड को मारने की धमकी दी कि तुम इसे ओपन करो। अच्छी बात हुई कि वहाँ एना आ जाती है और बाकी आदमियों को एरो की मदद से मार देती है। मिथाइस ने तो अपनी गन सीधा रिचर्ड के ऊपर पॉइंट कर दी थी,
यानी अब उसकी जान खतरे में है। एना ने इतनी मुश्किल से अपने फादर को ढूंढा है और वो इस तरीके से उसे मरने नहीं दे सकती। तो अब जाकर एना मिथाइस की बात मान जाती है, यानी वो इस डोर को ओपन करेगी। एना ने अपने फादर द्वारा दिया हुआ वो पजल ओपन किया था और ये उसके ही तरह होता है। तो उन्हीं पैटर्न का यूज करते हुए एना कॉम्बिनेशन ट्राई करती है और थोड़ी ही देर में वो दरवाजा ओपन हो चुका था। अंदर की तरफ एक बहुत ही बड़ी गुफा थी और चारों तरफ अंधकार था। मिथाइस तो खुश होकर अपने सारे आदमियों के साथ अंदर चल पड़ता है। अब एक पोजीशन तक पहुंचने के बाद वहां तेजी से हवाएं चल रही थी। रिचर्ड ने बताया कि हिमिको अभी भी जिंदा है और ये उसकी सांसों की आवाज है, लेकिन यहाँ मिथाइस इन चीजों पर बिलीव नहीं करता। वो तो यही कह रहा था कि शायद ये एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है। तुरंत ही आगे बढ़ने पर एक अजीब सी चीज जमीन में से निकली। वो अनजान चीज एक सोल्जर को वहीं पर खत्म कर देती है, लेकिन मिथाइस को तो इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ खजाना चाहिए जो उस गुफा में मौजूद है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक खाई मिलती है जहाँ नीचे की तरफ कई सारे स्केलेटन्स मौजूद थे। ये स्केलेटन उन सारे इंसानों के होते हैं जो आज तक यहाँ आए और बाद में यहाँ से लौटे ही नहीं। अब एक लैडर बिछाकर जैसे ही वो थोड़ा और दूसरी तरफ जाते हैं, तभी उनमें से एक सोल्जर ने गलत जगह पर पैर रख दिया था। वो एक ट्रैप होता है जिससे कि पीछे का दरवाजा बंद हो गया। इतना ही नहीं, अब नीचे की तरफ मौजूद सारे ब्रिक्स एकदम से नीचे गिर रहे होते हैं। बचे हुए सारे लोग अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और अब तो वो डोर भी बंद हो चुका है। एना भी बहुत क्लोज थी नीचे गिरने के, लेकिन तभी उसकी नजर डोर के ऊपर जाती है जहाँ मल्टीपल छेद बने हुए थे। उस जगह पर कलरफुल ग्लासेस होती हैं जिसे कि अरेंज करना था। तो एना तुरंत ही जंप करती है डोर के ऊपर और उन कॉम्बिनेशंस को ठीक से लगाने लगती है। अब तो नीचे का फ्लोर पूरा ही टूट चुका था और एना लटकते रहती है, लेकिन एंड मोमेंट पर उसने वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया था। लकीली दरवाजा ओपन हो जाता है और सभी लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद उन्हें वो टेम्पल मिल ही गया जिसकी बातें एंशिएंट समय से की जाती थी। कहा जाता है कि इसी टेम्पल के अंदर हिमिको की डेड बॉडी रखी गई है कॉफिन में। वहां से अंदर जाने पर आसपास एक अजीब तरीके का कलेक्शन होता है इंसानों के बॉडी पार्ट्स का। कथाओं में लिखा गया है कि हिमिको को सैक्रिफाइस चाहिए थे, इसीलिए कई सारे इंसान अपनी ताकत और इमॉर्टैलिटी के लिए उसे अपनी जान कुर्बान कर देते। हिमिको उनकी आत्माएं एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती और उनकी विश पूरी कर देती। इतनी खतरनाक और एंशिएंट चीजें वो सभी अपनी आंखों से पहली बार देख रहे थे और आगे वाले रास्ते पर देखने पर सभी शॉक गए, क्योंकि सामने की तरफ वही कॉफिन रखा गया था जिसके अंदर हिमिको की डेड बॉडी होगी। एना तुरंत ही अपने फादर रिचर्ड की तरफ देखती है, क्योंकि उन्होंने जो जो अंदाजे लगाए थे वो सब सही होते हैं। रिचर्ड तो अब तुरंत ही मिथाइस के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें ये कॉफिन ओपन नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया कर्स हो जाएगी। बट मिथाइस रिचर्ड की एक बात नहीं सुनता। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को कहा कि तुम कॉफिन हटाओ और लिटरली हमें उस कॉफिन में हिमिको दिखाई जाती है जिसकी बॉडी अभी भी वैसी की वैसी ही थी, पर अचानक कॉफिन को हटाने पर वो चेंज होने लग जाती है। उसकी पूरी बॉडी गलने लगी और लग रहा था कि आसपास कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब एना ने जब दीवारों पर बने हुए चित्रों को देखा तो वो इतना तो समझ जाती है कि हिमिको बुरी नहीं थी। वो पूरी दुनिया को किसी से प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना सैक्रिफाइस दिया। उनका असली दुश्मन तो दूसरी दुनिया में मौजूद वो सारी आत्माएं हैं जो पोर्टल की मदद से हमारी दुनिया में इंटर करना चाहते थे। इसका अंदाजा एना लगाती है कि शायद हिमिको ने जानबूझकर अपनी सैक्रिफाइस दी और वो किसी चीज को होल्ड करके बैठी हुई है। रिचर्ड और एना दोनों मिलकर मिथाइस के लोगों को रोकते हैं, क्योंकि हिमिको की डेड बॉडी को अपनी पोजीशन से अलग करना बहुत ही खतरनाक है। पर मिथाइस के लोग कहाँ सुनने वाले हैं। वो तुरंत ही हिमिको की बॉडी को दूसरी तरफ करते हैं। अगले ही मोमेंट में हिमिको की बॉडी एकदम एक्टिवेट हो जाती है। सभी काफी डर गए, बट बाद में वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी। मिथाइस तो यही बताता है कि इसमें लीवर सिस्टम लगाए गए हैं जो कि चेन के खींचने की वजह से ऊपर चली आती थी। इनसे डरने की हमें कुछ जरूरत नहीं। पर अब मिथाइस का एक आदमी जिसने की हिमिको को टच किया था उसका हाथ पूरा काला पड़ने लगता है, जैसे लग रहा था कि टच करने के बाद उसका कर्स बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ जाकर एक सच्चाई पता चलती है कि हिमिको एक वायरस को रोक रही थी। उसने जानबूझकर अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि ये वायरस चारों तरफ फैले ना, और अब देखते ही देखते वो आदमी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है और चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। मिथाइस ने तो सबसे पहले अपने उस इन्फेक्टेड आदमी को शूट किया और कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए हिमिको की एक उंगली ले ली थी। एना और रिचर्ड ये बिल्कुल होने नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये वायरस बाहर नहीं पहुंचना चाहिए। वो तुरंत ही उन सभी पर हमला करने लगे। मिथाइस का एक आदमी तो सीधा एना के पीछे
पीछे भाग पड़ता है उसे मारने के लिए, और वहीं मिथायस रिचर्ड पर हमला कर रहा था। उसकी बुलेट्स खत्म हो गई थी, इसीलिए मिथायस दूसरी तरफ भागता है और रिचर्ड के ऊपर तो उसका एक इन्फेक्टेड सोल्जर हमला भी करने लगा। बेचारा रिचर्ड उससे बचने के चक्कर में खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। रिचर्ड अपने हाथ को बांध ले रहा था ताकि ये इन्फेक्शन जल्दी ना फैले। दूसरी तरफ तो वो सोल्जर एना के पीछे पड़ा हुआ था, पर एना वहां पर मौजूद ट्रैप्स का यूज करती है उस सोल्जर को खत्म करने के लिए। एना तुरंत ही अपने फादर रिचर्ड के पास पहुंची तो पता चला कि वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। रिचर्ड एना को कहता है कि तुम किसी भी तरीके से मिथायस को रोको, ये खतरनाक वायरस बाहर नहीं जाना चाहिए। रिचर्ड ने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली थी कि वो बच नहीं सकता, इसीलिए अब एना भी इन बातों को समझ जाती है और अपने फादर को गुड बाय कह के निकल पड़ती है मिथायस को रोकने के लिए। मिथायस तो उस लैडर पर था, पर एना बड़ी बहादुरी से उसे रोक कर मारने लगती है। उसने तो अब लैडर भी हटा दिया था ताकि कोई भी वहां से अब आ ना सके। दोनों के बीच कई देर तक कॉम्बैट फाइटिंग चलती रहती है, पर वहां रिचर्ड ने एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। इन चीजों से मिथायस का ध्यान भटका और एना ने इसका फायदा उठाकर उसे मारना स्टार्ट किया। एना तो हिमिको का सैंपल लेकर सीधा मिथायस के मुंह में डाल देती है, यानी अब मिथायस भी इन्फेक्टेड हो चुका है। एना ने तुरंत ही उसे नीचे गिरा दिया था। अब वो पूरी गुफा एकदम से टूटने लग गई थी, यानी उसे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। एना तुरंत ही ट्रेवल करते हुए ओपनिंग तक पहुंची और सामने की तरफ लियो मौजूद था। लियो ने एना की मदद की और दोनों वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुंच गई थी। हमारी भी कहानी यही खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।